करिए। हाँ, अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल। ये है मौर्य काल। मौर्य काल, तो मौर्य काल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाई, क्या देखेंगे? तो हम लोग देखते हैं राजा का नाम, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, ये क्या है? ये मौर्य है। ये क्या है? ये है बिंदुसार। और ये क्या है? अशोक। ये है अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड है 321 ईस्वी पूर्व से 298 ये ईस्वी पूर्व है। 298 ईस्वी। बिंदुसार का जो हम लोग देखते हैं ये है 298 ईस्वी पूर्व से, ये आपका पड़ जाता है 272 ईस्वी पूर्व। 272 ईस्वी पूर्व। और तीसरा पड़ जाता है 272 ईस्वी पूर्व से, ये कितना पड़ जाता है? 232 ये ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार से यह मौर्य काल के शासकों का ये क्या दिया गया है? ये वर्णन दिया गया है। अब हमको देखना है कि ये जो मौर्य काल है इसकी जानकारी किससे मिलती है। हमको यहाँ पर देखना है इनकी जानकारी के स्रोत, इनकी जानकारी के ये क्या है? ये जानकारी के स्रोत हैं। तो नंबर 1 ये है ब्राह्मण साहित्य से, ये है ब्राह्मण साहित्य से। नंबर 2 इसमें हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य से, ये है बौद्ध साहित्य से। और नंबर 3 ये है जैन साहित्य से, जैन साहित्य से। और नंबर 4 है, इसको हम लोग कहते हैं विदेशी लेखकों से, विदेशी लेखकों से। और नंबर 5 है अशोक का शिलालेख। अशोक का ये क्या है? ये शिलालेख। तो इससे किनकी जानकारी मिलती है? ये मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इससे मौर्य वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो हम लोग देखते हैं ब्राह्मण साहित्य में क्या है भाई? ये जो हम लोग देखते हैं ये ब्राह्मण साहित्य में क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य में ये मुद्रा राक्षस, यानी ये जो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित, ये जो विशाख दत्त द्वारा रचित, ये विशाख दत्त द्वारा रचित ये क्या है भाई? ये है मुद्रा राक्षस। ये है राक्षस। तो भाई इससे भी मौर्य वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कौटिल्य के द्वारा रचित, ये कौटिल्य द्वारा ये रचित, ये क्या है? अर्थशास्त्र है। ये है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से भी मौर्य वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य, देखते हैं ये है बौद्ध साहित्य। ये हम लोग देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में क्या है? तो इसमें है दीपवंश, महावंश, सिंहली सूत्र। तो ऐसे साहित्य से किनकी जानकारी मिलती है? कहता है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की ये क्या मिलती है? जानकारी। इसके बाद हम लोग चलते हैं जैन धर्म, जैन साहित्य से चलते हैं। ये चलते हैं जैन साहित्य से चलते हैं। ये जैन साहित्य से चलते हैं। तो जैन साहित्य में हम लोग देखते हैं भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु द्वारा रचित, ये भद्रबाहु द्वारा रचित, ये कल्प सूत्र से मिलता है।
और हेमचंद्र द्वारा रचित हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पवर्ण से महापरिशिष्ट पवर्ण से इनकी क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं विदेशी राइटर से, विदेशी लेखक से। ये है विदेशी लेखक। तो विदेशी लेखक में कौन आ जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मेगास्थनीज। ये है मेगास्थनीज की रचित पुस्तक इंडिका से। ये पुस्तक ये किससे भाई, ये इंडिका से इनकी जानकारी मिलती है। और इनके अलावे एस्ट्रेबो है, एरियन है, एस्ट्रेबो है, एरियन है, जॉन विलियम्स है, ये जॉन विलियम्स है। तो ये सब से भी इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और जो सबसे प्रामाणिक जानकारी है, जो सबसे प्रामाणिक जानकारी है, ये जानकारी वो किससे है भाई, अशोक के शिलालेख से। ये अशोक के शिलालेख से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है। तो अशोक के शिलालेख इसका बहुत बढ़िया ये क्या है, जानकारी का ये स्रोत है, अशोक का शिलालेख। और यही अशोक के शिलालेख से इनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि मौर्य वंश की जानकारी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब ये कहता है कि ये मौर्य कहाँ के थे भाई, ये मौर्य लोग कहाँ के थे, ये मौर्य ये पिपली वन के थे। ये पिपली ये क्या थे, ये पिपली वन के, ये पिपली वन के थे। ये मौर्य जो थे ये कहाँ के थे, पिपली वन के थे। और मौर्यों की जाति के संबंध में क्या है भाई, मौर्यों की जाति के संबंध में ये क्या है, ये विवाद है। ये विवाद है। मौर्यों की जाति के संबंध में ये क्या है, ये विवाद है। तो अब सवाल ये है कि आखिर मौर्य की जाति की क्या बात है। तो भाई इसलिए कि मौर्य कोई सामान्य नहीं थे, नॉट सिंपल मैन, ये सिंपल डायनेस्टी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार कर दिया कि बृहत्तर भारत का निर्माण किया। तो जब ये बृहत्तर भारत का निर्माण किया तो स्वाभाविक रूप से लोग जानना चाहेगा कि आखिर इनकी जाति क्या है। हम तो बराबर आपसे कहते हैं कि यदि आप भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और आपकी यदि कोई उपलब्धि है तो सबसे पहले आपसे आपकी जाति पूछी जाएगी, बिलोंग्स विच कास्ट। क्यों? इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार, वर्तमान के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम्स रेफरेंस, जाति के आधार पर लोगों को क्या दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है। लेकिन उस काल में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि इनकी उपलब्धि थी इसीलिए इनके जाति के बारे में ये पूछा गया। तो जाति के संबंध में क्या है भाई, मौर्यों की जाति के संबंध में क्या है, ये विवाद है। तो इसके जाति के संबंध में कहता है नंबर 1, तो ये कहता है कि भाई ये किस जाति के थे। तो ब्राह्मण साहित्य में इन्हें क्या माना गया, ये ब्राह्मण साहित्य में इन्हें क्या माना गया, ये शूद्र माना गया। बौद्ध साहित्य में यानी क्या कह सकते हैं, ये बौद्ध साहित्य में क्या माना गया, ये बौद्ध साहित्य में क्या माना गया, बौद्ध साहित्य में इसको क्या माना गया, क्षत्रिय माना गया। जैन साहित्य में क्या माना गया, इसको क्षत्रिय माना गया। निष्कर्ष के तौर पर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं,
इसको निम्न कुल का क्षत्रिय माना गया। निम्न कुल, ये निम्न कुल का इसको क्या माना गया, ये क्षत्रिय माना गया। ये निम्न कुल का इसको ये क्षत्रिय ये माना गया। ये अब हम लोग इसमें यहाँ से चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका जो प्रमुख राजा था उसके बारे में देखते हैं। इनका जो प्रमुख राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये क्या है भाई, ये चंद्रगुप्त ये मौर्य है। ये चंद्रगुप्त ये मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में यही कहा जाता है कि भाई ये बहुत सारी कहानियां हैं। तो कहता है ये मूरा के कोख से पैदा हुआ था, इसीलिए ये मौर्य कहलाया। ये शूद्र जाति के लोग थे। खैर जो हो, इसके संबंध में कहा जाता है कि भाई ये सामान्य वर्ग के से थे और इसको जाकर के चाणक्य ने इसको खरीद लिया था। देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में बस इतना ही जाना जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य परिवार से थे और चाणक्य ने इनको, यही चाणक्य ने इन्हें क्या किया था, चाणक्य ने इन्हें राजकीलम खेल खेलते समय, राजकीलम खेल खेलते समय, खेल खेलते समय, राजकीलम खेल खेलते समय पकड़कर तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गया था। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय ये क्या किया था, ये ले गया था और वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो अब सब बहुत बड़ी बात यहाँ पर तकदीर भी है, भाग्य की भी बात है। एक चरवाहा का बच्चा गाय चराते समय, राजकीलम खेल खेलते समय इसको पकड़ करके तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाए और वहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा हो, तो इसको लोग भाग्य भी मानते हैं। खैर हो सकता है कि इनके कैलिबर से, इनकी एक्टिविटी से चाणक्य क्या रहा हो, काफ़ी प्रभावित रहा हो। खैर जो हो, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय गया और तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और इनका जो मार्गदर्शन करने वाले थे वो चाणक्य थे। तो चाणक्य कोई सामान्य आदमी नहीं थे। ही वॉज नॉट कॉमन मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, प्रोफेसर ऑफ तक्षशिला। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के, तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये क्या थे, प्रोफेसर थे। ये प्रोफेसर थे। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो इसका नाम जो है, इनका नाम कई नाम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाणक्य। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कौटिल्य। यही कौटिल्य और यही कहलाता है विष्णुगुप्त। यही कहलाता है विष्णुगुप्त। तो कहता है इनके पिता का नाम था चनक, इसीलिए इसका नाम रखा गया चाणक्य। इनके पिता का नाम चनक था। इनके पिता का नाम चनक था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ये चाणक्य रखा गया। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, ये चाणक्य रखा गया। तो इस प्रकार से ये चाणक्य थे। तो चाणक्य बहुत बड़े विद्वान हुए और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ये क्या लिखा, ये पुस्तक लिखा। ये पुस्तक लिखा। अब ये प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से है। बहुत बार प्रश्न आया है, अर्थशास्त्र का संबंध ये किससे है, ये है राजनीति। ये विज्ञान से है। ये राजनीति विज्ञान से है, याद रखिएगा। आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा इकोनॉमिक्स से, ऐसा नहीं करिएगा। हम जितना भी बात कह रहे हैं वो सब किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है,
चाहे वो यूपीएससी में हो, एमपीपीएससी में हो, यूपीपीएससी में हो, जेपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, ये जो क्वेश्चन है, दीज ऑल क्वेश्चंस क्या है, कहीं न कहीं है। इसलिए बार बार ये कहना कि ये इस परीक्षा में आया, इस परीक्षा में आया, थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए मैं एक बार में कह देता हूँ कि ये कोई सामान्य क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र में क्या है भाई? तो अर्थशास्त्र में कहता है, यह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, इसमें 15 अधिकरण है। इसमें कितने अधिकरण हैं भाई? 15 अधिकरण है। और कौन भाषा में लिखा गया है भाई? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें कर का भी, टैक्स, कर का भी ये क्या है? ये वर्णन है। इसमें सामाजिक स्थिति का भी वर्णन है, सामाजिक स्थिति का भी ये क्या है? ये वर्णन है। इसी में चाणक्य लिखता है, इसी में चाणक्य ने लिखा है कि परित्यक्त महिला को, यानी जो महिला तलाकशुदा हो गया हो, जिस महिला को क्या कर दिया गया हो? संबंध विच्छेद, जिसका संबंध विच्छेद हो गया हो, यानी तलाक हो गया हो। आज की भाषा में तलाक, उस समय इसको कहा जाता था मोक्ष, उसमें इसको मोक्ष कहा जाता था। तो तलाक की भाषा में संबंध विच्छेद होने पर उस नारी का विवाह होता था, उस नारी का ये क्या होता था? विवाह करने का क्या था? प्रावधान था। ये भी प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग अर्थशास्त्र के संबंध में देखते हैं। और चाणक्य क्या हुआ भाई? ये जो चाणक्य हुए, तो ये क्या हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के, यही चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या बने? ये पुरोहित बने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ये गुरु एवं ये क्या बने? तो कहता है कि प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री बने। और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये किसको हरा दिया गया? घनानंद को हरा दिया गया और पाटलिपुत्र की गद्दी को इसने प्राप्त किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? पाटलिपुत्र की गद्दी को ये प्राप्त किया। तो जब ये पाटलिपुत्र की गद्दी को प्राप्त कर लिया, जब ये पाटलिपुत्र पर जब ये करने के लिए चाहा कि पाटलिपुत्र पर कब्जा करेंगे, तो क्या हुआ भाई? तो इसमें कहता है कि चाणक्य काफ़ी चिंतित थे। ये क्या थे? काफ़ी चिंतित थे। और उन्होंने भारत की स्थिति को जब देखा, भारत की स्थिति को देखा तो वो बड़ा स्तब्ध रह गए। चूँकि प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, देश की बात है, राष्ट्र की बात है, तो ही ये बड़ा प्रबुद्ध हुए, क्या हुए? स्तब्ध हुए। और उन्होंने सोचा कि भारत की ऐसी दशा है, इसको क्या करना चाहिए? ये समाप्त करना चाहिए। एसी तो बंद करो, माथा ठंडा दिया। एकदम ही बंद कर दिया क्या? अच्छा, सीधे 30 पर कर दूँ। तब इसने क्या किया? तब इसने यही कहा कि भाई इसको क्या किया जाए। तब इसने स्पष्ट रूप से यही चला। ये कौन चला भाई? चाणक्य। तो चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सामने 2 शर्त रखा। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सामने 2 क्या रखा? 2 समस्या या 2 शर्त रखा। 2 शर्त रखा। ये समस्या बोली, 2 समस्या को रखा। तो ये क्या रखा भाई? 2 कार्य को रखा। तो नंबर 1 उनको कहा कि सबसे पहला बात है उत्तर पश्चिम भारतवर्ष को, उत्तर पश्चिम भारतवर्ष को किसके चंगुल से छुड़ाना? तो कहता है कि
सेल्यूकस निकेटर के चंगुल से छुड़ाना, यानी यूनानियों के कब्जे से छुड़ाना। उत्तर पश्चिम भारतवर्ष को सेल्यूकस निकेटर के चंगुल से छुड़ाना। चंगुल से क्या करना? ये छुड़ाना। ये हम बतलाएंगे, हम बताए नहीं, आगे बढ़ गए, ये बतलाएंगे, यूनानी हमला के बारे में बतलाएंगे। देखिए, और सेकंड बात इसने कहा कि पाटलिपुत्र से, ये जो पाटलिपुत्र थे, पाटलिपुत्र से घनानंद की सत्ता को क्या करना? घनानंद की सत्ता को समाप्त करना। तो ये दो सिचुएशन किसके सामने रखा? ये दो स्थिति, दो समस्या किसके सामने रखा? चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रखा। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन लड़ा गया? तो ये बड़ा अहम बात है, अभी भी इसमें विवाद है। चलिए हम लोग सीधी सी बात चलते हैं कि 305 ईस्वी पूर्व में 305 ईस्वी पूर्व में इसने क्या कर दिया? हेलो, चापिए दो, माथा एकदम वो ठंडा गया, हाँ बंदे कर दे। 305 ईस्वी पूर्व में इसने क्या कर दिया? लड़ाई जो हुई, तो किसके बीच लड़ाई हुई? 305 ईस्वी पूर्व में जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई तो किसके बीच लड़ाई हुआ? तो ये लड़ाई हुआ सेल्यूकस निकेटर, यही है सेल्यूकस, ये क्या है? ये सेल्यूकस, ये है निकेटर। और दूसरा किसके बीच में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ। लड़ाई काफ़ी घमासान हुई, दोनों पक्षों से लोग मारे गए, हाहाकार मचा, लेकिन अंतिम विजय किनकी हुई? यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? ये विजयी हो गए। और सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई? ये हार हो गई। ये सेल्यूकस निकेटर की क्या हो गई? ये हार हो गई। तो इस प्रकार से यह जीत लिया। क्या हुआ भाई? संधि पत्र तैयार किया गया। ये संधि पत्र तैयार किया गया, संधि पत्र तैयार किया गया। और जब संधि पत्र तैयार हुआ तो इसमें कई शर्त रखा, चाणक्य ने कई शर्त रखा। तो कई शर्त थे भाई, इनका क्या था? ये कई शर्त था। तो नंबर 1 शर्त क्या था? तो सबसे पहला शर्त था कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये क्या होंगे? ये करेंगे। पहला बात ये हुआ। सेकंड बात यही कहा कि भाई दहेज के रूप में क्या देना पड़ेगा? भाई दहेज में क्या देना पड़ेगा? दहेज में ये है एरिया, ये क्या है भाई? आराकोशिया, ये है आराकोशिया। ये क्या है भाई? ये है जड्रोशिया। और क्या है? पेरिम्पदशई। तो भाई ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। और ये जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र है, तो कहता है ये सभी क्षेत्र अफ़गानिस्तान का है और सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामरिक और व्यापारिक, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से ये क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसलिए दहेज के रूप में ये सब क्षेत्र इन्होंने लिया। तब जाकर किसने क्या दिया? इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया भाई? सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? बदले में 500 हाथी। ये क्या दिया? ये दान में, ये 500 हाथी क्या दिया? ये दान में दिया। ये 500 हाथी क्या दिया? ये दान में दिया। तो इस प्रकार से यह जीत गया और सेल्यूकस निकेटर अब इसका क्या बन गया? सहयोगी बन गया और पश्चिमोत्तर प्रांत का ये क्या करने लगा? रक्षा करने लगा। इस प्रकार से इसका बड़ी भारी विजय हुआ। अब ये गद्दी पर बैठ गए। अब ये गद्दी पर क्या हो गए भाई?
ये गद्दी पर बैठ गए। कौन गद्दी पर बैठ गए? चंद्रगुप्त मौर्य ये गद्दी पर बैठ गए। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गए। कहाँ की गद्दी पर? पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठ गए। और जब ये पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठे तब जा करके इसने क्या अपनाया? क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई। इसने क्या अपनाया? क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई। क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई। यही क्षेत्र विस्तार की इसने क्या किया? ये नीति अपनाई। यही नीति अपनाई। तो क्षेत्र विस्तार के लिए जब नीति अपनाया तो कहाँ से कहाँ तक हो गया भाई? तो कहता है कि उत्तर पश्चिम में, यही उत्तर पश्चिम में ये कहाँ चला गया? ईरान की सीमा तक। ये कहाँ गया? ईरान की सीमा तक। ईरान की सीमा तक, ईरान नहीं, याद रखिएगा, ईरान की सीमा तक। उत्तर में कहाँ चला गया भाई? ये उत्तर में कहाँ चला गया? ये हिमालय तक, ये हिमालय तक। और दक्षिण में कहाँ चला गया? दक्षिण में ये कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक। और पश्चिम में कहाँ चला गया? तो ये सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र कहाँ पड़ गया? तो सौराष्ट्र पड़ गया गुजरात में। यही कहाँ पड़ गया? ये गुजरात में पड़ गया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर लिया? अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। तो कहता है इसने बृहत्तर भारत का निर्माण किया। इसने क्या कर दिया? बृहत्तर भारत का निर्माण किया। ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसने क्या कर दिया? बृहत्तर भारत का निर्माण किया। यही बृहत्तर, ये भारत, बृहत्तर भारत का ये क्या किया? ये निर्माण, ये बृहत्तर भारत का क्या किया? ये निर्माण किया। ये बृहत्तर भारत का निर्माण किया। तो बृहत्तर भारत का संबंध जो होता है ना, ये सांस्कृतिक जीवन से है। ये यानी इसके साम्राज्य में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहने लगे, धर्म के लोग रहने लगे। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि भाई ये बृहत्तर भारत की स्थिति होती है। अब इसने क्या किया भाई? क्षेत्र विस्तार जब कर दिया तो इसके बाद कहता है कि इनके जो कार्य देखते थे, तभी अभी हमने बता ही दिया, वो कौन देखते थे भाई? ये चाणक्य देखते थे। लेकिन बाद में जब ये क्या आया अंतिम समय में, तब इसने क्या कर लिया? ब्राह्मण धर्म को त्याग करके ये ब्राह्मण धर्म को ये क्या कर दिया? ये त्याग कर ये जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म को ये क्या कर लिया? ये अपना लिया। यही जैन धर्म को ये स्वीकार कर लिया। ये जैन धर्म को क्या कर लिया? ये स्वीकार कर लिया। तो इसको जैन धर्म में दीक्षित करने वाले कौन थे भाई? तो जैन धर्म में इसको दीक्षित करने वाले, जैन धर्म में दीक्षित करने वाले, ये जैन धर्म में ये दीक्षित करने वाले ये कौन थे? तो जैन धर्म में दीक्षित करने वाले भद्रबाहु थे। ये क्या थे भाई? ये भद्रबाहु थे। और भद्रबाहु ने ही कौन पुस्तक लिखा है? कल्पसूत्र लिखा है। और कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म का ये क्या है? ये पवित्र पुस्तक है। ये जैन धर्म का ये क्या है? ये पवित्र पुस्तक है। ये कल्पसूत्र ये जैन धर्म का क्या है? ये पवित्र पुस्तक है। कहता है कि जब यहाँ अकाल पड़ा तो भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य, यही चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ? कहता है अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। ये भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? ये दक्षिण चले गए। और दक्षिण जब ये पहुँचे तो वहीं पर 298 ईस्वी पूर्व में क्या कहता है? श्रवणबेलगोला के, यही श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर इसने क्या कर दिया? संलेखन क्रिया के द्वारा,
ये क्रिया के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया, अपना प्राण ये क्या कर दिया, त्याग दिया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, अंत हो गया। तो भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंत हुआ, तो ये इसका जो शादी जो हुआ, तो यही सबसे पहला विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विवाह का उदाहरण इसी का है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह का उदाहरण, यही विवाह का ये उदाहरण किसका है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। क्यों? इसी समय इसने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री किसके साथ, हेलन के साथ विवाह किया था। ये किसके साथ विवाह किया था, हेलन के साथ ये विवाह किया था। ये विवाह किया था। तो यही अंतर्राष्ट्रीय आने चुके, ये कहाँ की रहने वाली थी, ये यूनान की रहने वाली थी, इसीलिए यही अंतर्राष्ट्रीय विवाह का उदाहरण है। और इसी युद्ध में कहा जाता है कि प्रवर्तक नामक राजा ने इनको सहयोग किया था। इसी युद्ध में किसने सहयोग किया था, प्रवर्तक नामक राजा ने इनका क्या किया था, ये सहयोग प्रदान किया था, ये सहयोग दिया था। प्रवर्तक नामक राजा ने इसको क्या दिया था, ये सहयोग दिया था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, अवसान हो गया। अब गद्दी पर कौन बैठ गया, इनका बेटा बिंदुसार ये गद्दी पर बैठ गया। इनका बेटा बिंदुसार, यही बिंदुसार ये क्या हो गया, ये गद्दी पर बैठ गया। तो जो बिंदुसार है, तो बिंदुसार जब ये गद्दी पर बैठा तो कहता है कि इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था दुर्धरा। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था, यही था दुर्धरा, ये दुर्धरा था। और बिंदुसार को कई नाम है, इसे ही क्या कहा गया है, इसे ही मद्रसार कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया है, मद्रसार। इन्हें ही क्या कहा गया है, अमित्र चेटस कहा गया है, अमित्र चेटस। इन्हें ही क्या कहा गया है, अमित्र घात कहा गया है। ये क्या कहा गया है, अमित्र घात कहा गया है। तो अमित्र चेटस का माने क्या होता है, कहता ऐसा व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को क्या कर दे, खा जाने वाला, अपने शत्रुओं को खा जाने वाला, अपने शत्रुओं को ये क्या करने वाला, खा जाने, अपने शत्रुओं को खा जाने वाला। तो यही क्या कहलाता है, अमित्र चेटस। इनको निर्दयी कहा गया है, इन्हें केकड़े के समान निर्दयी कहा गया है। इन्हें किसके समान निर्दयी कहा गया है, केकड़े के समान। इन्हें केकड़े के समान इन्हें क्या कहा गया है, निर्दयी कहा गया है। ये निर्दयी कहा गया है। केकड़े के समान क्या कहा गया है, ये निर्दयी कहा गया है। तो इस प्रकार से ये मद्रसार के बारे में यानी बिंदुसार के बारे में कहा गया। आर्य मंजूश्री मूलकल्प से ये पता चलता है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प से ये पता चलता है किसके प्रशासन का, इनके राज्य का देखभाल कौन करते थे, चाणक्य करते थे। ये बात पता चलता है। अब जो हो विवाद हो, इनका क्या है भाई, ये देखभाल कौन करते थे, चाणक्य करते थे। इनके प्रशासन का, इनके राज्य का ये देखभाल कौन करते थे, ये चाणक्य करते थे। अब ये जो चंद्रगुप्त बिंदुसार थे, ये बहुत क्षेत्र विस्तार की नीति इन्होंने, ये क्या थे, अथाह स्थिति के पोषक थे। ये बिंदुसार ये क्या थे, अथाह स्थिति के पोषक थे। ये अथाह स्थिति के ये क्या थे, ये पोषक थे। ये अथाह स्थिति के पोषक थे। यानी जितना बड़ा क्षेत्र है बस उसी को क्या रखा जाए, संभाल कर रखा जाए, यही इनका था। अथाह स्थिति का ये क्या थे, ये पोषक थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसने अनेकों युद्ध लड़ा। इनके काल में क्या हुआ भाई, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ।
इनके काल में तक्षशिला में ये दो बार ये क्या हुआ, ये 2 बार ये विद्रोह हुआ। तो प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए ये अशोक को भेजा गया, और द्वितीय को सुसीम को, और द्वितीय विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? ये सुसीम को भेजा गया। तो इतिहासकार का कहना है कि ये दोनों अपने भाई नहीं थे, ये सौतेले भाई थे। सुसीम और अशोक सौतेले भाई थे। ये सुसीम और ये अशोक ये क्या थे? ये सौतेले भाई थे। ये सौतेले भाई थे। इनमें बड़ा कौन था? इसमें बड़ा कौन था? ये सुसीम था, ये बड़ा। तो कहता है कि जिस समय अशोक ने ये तक्षशिला विद्रोह को दबाया तो अशोक ने पूछा था यहाँ के लोगों से कि भाई विद्रोह का कारण क्या है। यहाँ के लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विद्रोह का कारण राजा नहीं है, बल्कि हम लोग किसको विद्रोह का कारण मानते हैं? हम लोग कहते हैं यहाँ का जो पदाधिकारी लोग थे उनका व्यवहार गलत था, वो प्रजा के हित में नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने शासक के खिलाफ नहीं, बल्कि किन के खिलाफ किया है विद्रोह? ये अधिकारी के खिलाफ। इसी बात को सुनकर के इन्होंने क्या किया? इन्होंने तबादला प्रणाली यानी स्थानांतरण प्रणाली इसने लागू किया। अशोक ने इसी वजह से इसी वजह से क्या किया? ये तबादला प्रणाली क्या किया? ये बहाल किया, ताकि ऑफिसर शक्तिशाली ना हो जाए और शक्तिशाली होकर के वो आम जनता का शोषण न करे। इसलिए इन्होंने स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू कर दी। अब हम लोग देखते हैं इनकी वैदेशिक नीति को देखते हैं। ये है वैदेशिक नीति। तो ये जो वैदेशिक नीति है, ये वैदेशिक नीति में क्या है भाई? तो इसमें कहता है इसने सीरिया के साथ और किसके साथ अपना बनाया संबंध? ये मिस्र के साथ। ये सीरिया और मिस्र के साथ अपना क्या बनाया? अपना वैदेशिक संबंध ये क्या किया? ये स्थापित किया। तो जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस द्वितीय, उनसे इन्होंने क्या मांगा भाई? देखिए, सीरिया के शासक, यही सीरिया के शासक एंटियोकस ये द्वितीय से इसने 3 चीज़ मांगा। ये क्या मांगा? ये 3 चीज़ मांगा। एंटियोकस द्वितीय से इसने क्या मांगा? ये 3 चीज़ मांगा। क्या क्या मांगा भाई? तो सबसे पहला मांगा मीठी शराब। नंबर 1 क्या मांगा? मीठी शराब। दूसरा क्या मांगा? सूखी अंजीर। ये क्या मांगा? सूखी अंजीर। और तीसरा क्या मांगा? दार्शनिक। ये तीसरा क्या मांगा? ये तीसरा मांगा दार्शनिक। यही मीठी शराब, सूखी अंजीर और क्या मांगा? ये मांगा दार्शनिक। तो एंटियोकस ने ये दोनों देने के लिए स्वीकार कर लिया। लेकिन कहा, ये दार्शनिक के संबंध में कहा कि इसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई कांट से एनीथिंग मोर। क्यों भाई? दार्शनिक कोई वस्तु नहीं है, ये क्या है? आदमी है। ये यदि जाना चाहेंगे तो ये जाएंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में डायमेकस यहाँ आया था, उसका राजदूत बन करके ये डायमेकस इनके दरबार में आया था। यही कौन आया था? यही डायमेकस इनके दरबार में ये आए थे। यानी बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस द्वितीय का क्या बन करके, यही राजदूत बन करके ये डायमेकस इसके दरबार में आए थे। इन्होंने क्या किया भाई?
मिस्र के शासक फिलाडेल्फस से, यही मिस्र, ये मिस्र के शासक फिलाडेल्फस से क्या किया, व्यापारिक संबंध स्थापित किया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच में क्या चला, ये व्यापार चला। इस प्रकार से इनका बिंदुसार का कोई खास कार्य नहीं रहा, अथाह स्थिति के पोषक थे और इसी प्रकार की गतिविधि इनके काल में चली। और जीवन के अंतिम समय में इसने क्या कर लिया, कौन धर्म मान लिया, तो कहता है जीवन के अंतिम समय में इन्होंने आजीवक धर्म को माना। जीवन के अंतिम समय में किसको मान लिया, आजीवक धर्म को मान लिया। धर्म को क्या कर लिया, ये मान लिया। तो आजीवक धर्म मतलब क्या होता है भाई, तो आजीवक धर्म का मतलब होता है कि ऐसा धर्म, ये क्या है, ये नियतिवादी है। ये क्या है भाई, ये नियतिवादी है, यानी जो आपके नियत में लिखा है वह होगा। यानी ये क्या है, अक्रियावादी नहीं है, अक्रियावादी है, यानी कर्म का कोई फल नहीं होता है, ये कर्म का कोई फल नहीं होता है। इसी धर्म को इसने क्या कर लिया, ये माना। जब इस धर्म को इसने मान लिया तो स्वाभाविक बात है कि जब कहता है कि काम का कोई फल होता ही नहीं है, तो लोग निराशावादी तो बनेंगे ही। सिंपल सा बात है, आशावादी के स्थान पर ये क्या होंगे, ये निराशावादी होंगे। वही जा कर के यहाँ पर ये काम किया गया। अंत में इनकी मृत्यु कितने में हो गई, कहता है 272 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु पाटलिपुत्र में हो गई। यही 272 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हो गई, ये मृत्यु हो गई। तब ये गद्दी पर कौन बैठा भाई, तब ये गद्दी पर कौन बैठा, ये अशोक बैठा। तब ये गद्दी पर कौन बैठा, यही अशोक बैठा। यही अशोक बैठा गद्दी पर। तो इसके पिता का नाम क्या था भाई, इनके पिता कौन थे, यही पिता थे बिंदुसार। ये थे पिता थे बिंदुसार। और माता कौन थी, माता थी सुभद्रांगी थी, माता सुभद्रांगी थी। और अशोक के संबंध में कहा जाता है इनके कई नाम हैं, एक नाम से नहीं जाने जाते, अशोक। तो अशोक का जो अर्थ हम लोग देखते हैं, तो अशोक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिनके पास शोक ना हो, दुख ना हो। अशोक का मतलब होता है, अशोक का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिन्हें लेश मात्र भी तकलीफ ना हो, जिन्हें दुख ना हो। अशोक जिन्हें कोई क्या हो, शोक ना हो, यानी दुख ना हो। ऐसा व्यक्ति जिन्हें दुख ना हो, जिन्हें शोक ना हो, जिन्हें क्या हो, शोक ना हो, यानी दुख ना हो, तो यही क्या कहलाता है, अशोक, यानी निर्दयी। सेकंड बात में क्या है भाई, इसी को कहा गया अशोक वर्धन, यही कहा गया अशोक वर्धन। तो अशोक वर्धन का माने क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिन्हें लेश मात्र भी दया ना हो, जिन्हें लेश मात्र भी ये क्या ना हो, दया ना हो, तो ये क्या कहलाता है, अशोक वर्धन। फिर इसी को अशोक वर्धन, इसी को क्या कहा जाता है, चंड शोक। ये है चंड शोक, ये चंड शोक। क्यों कहा गया, कठोर स्वभाव के कारण। इनका स्वभाव क्या था, कठोर स्वभाव। ये कठोर स्वभाव के कारण इन्हें क्या कहा गया, चंड शोक कहा गया। इस प्रकार से अशोक को कई नाम से जाना गया है, और जो सबसे प्रमुख नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ मिस्टर अशोक, दैट इज प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। ये प्रश्न आया हुआ है, ये देवानाम प्रियदर्शी। ये देखिए, ये है देवानाम, ये क्या है, प्रियदर्शी, यानी क्या है, ये देवताओं का प्यारा है। इसका अर्थ क्या होता है,
ये देवताओं का ये प्यारा, ये अर्थ होता है देवताओं का प्यारा। और किस में कहा गया है? शिलालेख में कहा गया है। यही शिलालेख, ये शिलालेख में देवानाम प्रियदर्शी कह करके इसको पुकारा गया है। शिलानाम देवानाम प्रियदर्शी करके इनको पुकारा गया है। ये इसके बाद हम लोग चलते हैं कि राजा बनने से पहले अशोक 2 बार गवर्नर बन चुका था। शासक बनने से पहले अशोक ये दो बार क्या हुआ था? ये गद्दी पर बैठ चुका था। ये गद्दी पर ये क्या हुआ था? ये 2 बार गवर्नर बन चुका था। ये 2 बार ये क्या बन चुका था? गवर्नर ये बन चुका, ये 2 बार गवर्नर बन चुका था। तो जो 2 बार गवर्नर बना था तो कहाँ कहाँ का बना था भाई? नंबर 1 बना था तक्षशिला का, और दूसरा बार कहाँ बना था? यही उज्जैन का। ये क्या बना था? ये गवर्नर ये बना था। तो गवर्नर बनने की वजह से क्या हुआ? इनको प्रशासन में बड़ी अनुभव हो गया, प्रशासन के क्षेत्र में इनको क्या हुआ? अनुभव हुआ, और बड़ा बेहतर तरीके से इसने प्रशासन का कार्य संचालित करने के लिए अपना कार्य शुरू कर दिया।